हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कि आज लेक्चर नंबर 6 होगी। इससे पहले हम 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज की वीडियो है, देख रहे हो आप, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप सारे देख सकते हो, सारे लेक्चर देख सकते हो। ठीक है सर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज लेक्चर नंबर 6 है और कल लेक्चर नंबर 7 होगा। तो यानी कि लेक्चर 6 और लेक्चर 7 तक ही चले गए हैं, यानी 7 डेज में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आई होप यू आर एंजॉइंग और यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, और आप सही तरीके से इनको समझ रहे होंगे। ठीक है सर। और काफ़ी बच्चे जो डाउट्स होते हैं ना, उनको डाउट पूछते हैं। कल में से एक बालिका डाउट पूछ रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो जिनका भी डाउट होता है, कुछ कभी कभी थोड़ा सा मैं कुछ गलत चीज़ें लिख देता हूँ, है ना, गलती से मान लो मैंने समझाया कुछ और ऐसे कुछ लिख और दिया, तो उन चीज़ों को आप बाद में क्लियरिफाई कर लिया करो कि सर क्या ऐसा होता है। कुछ भी डाउट हो आप हमारे डाउट्स को व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने 9th क्लास का ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है सर। तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई बच्चा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है तो वो सर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9716739448। इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा सर, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो सर, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर 2 या 3 में हमने बताया था कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस, अगर मित्रों अरे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, और अगर उस सब्सटेंस या उस पदार्थ की हमें स्टेट को चेंज करना है, उसकी अवस्था को चेंज करना है, मतलब उसको हमें सॉलिड से चेंज करना है लिक्विड में, लिक्विड से चेंज करना है गैस में, तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो बाई चेंजिंग टेम्परेचर, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर दो, उसके तापमान को चेंज कर दो। तो बाई चेंजिंग टेम्परेचर वाला हमने देखा था, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, जिसको हम मेल्टिंग बोल रहे थे, लिक्विड से सॉलिड, जिसको हम फ्रीजिंग बोल रहे थे। ऐसे हमने 5-4 पढ़े ना। फिर हमने सब्लिमेशन भी पढ़ा, सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड, ये भी पढ़ा। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर था। अब बात करेंगे, यानी हम किसी एक सब्सटेंस के स्टेट को, किसी एक पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, पर इस बार उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। इस बार उसको हम ना तो ठंडा करेंगे ना गर्म करेंगे, उसका प्रेशर कम ज्यादा कर देंगे। कभी कभी होता है ना, कभी आपका पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है, पढ़ाई का बोझ आ जाता है आप पे ना, वो भी प्रेशर एक तरह का दबाव है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि इसको बोल सकते हैं दबाव नहीं, दाब, क्या बोलेंगे, दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन का परिणाम, दाब में परिवर्तन का परिणाम है ना, दाब में परिवर्तन का परिणाम है ना। ठीक है, क्या लिखा सर, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय द चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमें किसी भी कोई भी हमारा मैटर है, तो अगर उसकी हमें स्टेट को चेंज करना है, अगर हमें किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, तो हम उसके प्रेशर को चेंज करके भी उसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना। हिंदी में कह रहा है कि अगर हमें किसी पदार्थ की अवस्था को बदलना है, अगर हमें किसी पदार्थ की अवस्था को बदलना है, तो हम उसके दाब में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। दाब पर प्रेशर मतलब क्या होता है, अरे आप देखते हो ना यार, अब जैसे 2 मिनट के लिए ये देखो प्यारे बच्चों, पानी की बोतल है, तो मैंने इसको ऐसे पिचकाया है, तो मैंने कम प्रेशर लगाया, मैंने ज्यादा पिचका दिया तो ज्यादा प्रेशर लग गया, इसमें लग गया ना, है ना। अब भाई आप ही देख लो, मैंने ये सैनिटाइजर का बोतल है, मैंने कम फोर्स लगाया, कम पिचका, ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा पिचक गया ना, ज्यादा फोर्स, कम फोर्स लगाया, कम पिचक रहा है, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ज्यादा पिचक जाएगा, इसे बोलेंगे प्रेशर।
ये हो गया प्रेशर। क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विच इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन प्रेजेंस एंड हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको वो बताया था ना एग्जांपल, कौन सा सब्लिमेशन वाला, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, कौन सा सब्लिमेशन वाला। ठीक है, तो अगर मैंने आपको सब्लिमेशन वाला एग्जांपल बताया था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते थे, उद्धरपातन। तो मैंने कहा था कि यहां कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अगर हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर वो एकदम सॉलिड फॉर्म में है, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर एकदम ठोस फॉर्म में है, तो अगर उसको हमें गैस फॉर्म में चेंज करना है, अगर हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको हमें किस रूप में चेंज करना है, गैस फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करें बाय, है ना, इट चेंजिंग ऑफ सॉलिड, है ना। तो करें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज करना है तो ना, तो फ्रॉम सॉलिड टू गैस, तो विच इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर। तो हम कैसे करते हैं, अगर हमें सॉलिड कार्बन को गैस वाले कार्बन में चेंज करना है तो हम उसके प्रेशर को कम कर देते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उसके प्रेशर को कम करते हैं और जो उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसको ज्यादा करते हैं। यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में चेंज करने के लिए प्रेशर को बढ़ा देंगे और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं, प्रेशर को कम कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कह रहे हैं कि अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जब ऐसे बोल सकते हैं कि जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, नहीं सॉरी ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो कि जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन करना होता है, जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित करना होता है तो हम उसका दबाव कम कर देते हैं, तो हम उसका दबाव, उस पर दाब कम कर देते हैं, तो उस पर हम दाब कम कर देते हैं तथा वायुमंडलीय ताप तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है वायुमंडलीय ताप, तथा वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे, ये तो हो गया, अब अगर समझ गो हमारे प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे इवोपरेशन की। इवोपरेशन को शायद हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज पढ़ा था, मैंने पढ़ा था इवोपरेशन, एक हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन, पढ़ा था वेपोराइजेशन, पढ़ा था, हाँ सब पढ़ा तो था। वेपोराइजेशन का दूसरा नाम क्या था, वेपोराइजेशन का दूसरा नाम क्या था मित्रों, अरे क्या था, अरे मित्रा बोल गया, अरे यार ये नहीं पता, बॉइलिंग था ना, क्या था वेपोराइजेशन, कि द प्रोसेस, जो सुनाना क्या था भाई, जो सुनाओ फटाफट, नहीं है, याद नहीं है, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी क्लास लेने वाला हूँ, सब बच्चों की जूम ऐप पर क्लास लूंगा मैं, यहाँ तो लूंगा, फिर वहां पे लूंगा मैं डाउट क्लास, तो वहां पर मैं जितना पढ़ाया मैं सब पूछूंगा तुम्हें फिर। ठीक है, अच्छा ये है मेरा वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या क्या कहा था मैंने, ये पढ़ा था ना कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। हिंदी में इसको हमने क्या कहा था, क्वथनांक कहा था ना, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव परिवर्तित हो जाता है, किसमें, गैस में, क्या करने पर, गर्म करने पर, जिसमें द्रव को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है, उसे बोलते थे हम वेपोराइजेशन, यानी कि क्वथनांक। अब है इवोपरेशन,
देखो बेटा, वेपराइजेशन और इवोपरेशन दोनों सेम ही है। वेपराइजेशन में भी लिक्विड चेंज होता है गैस में, और इवोपरेशन में भी लिक्विड चेंज होगा किसमें? गैस में। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, ये भी तो वही है, ये लाइन तो सेम है। वेपराइजेशन में भी लिक्विड चेंज होता था गैस में, और इवोपरेशन में भी लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें? गैस में। पर सुनो क्या लिखा है? इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन, इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये कहना है कि देखो सर इवोपरेशन क्या है? देखो बेटा, पहली आधी डेफिनेशन तो सेम है। वेपराइजेशन में क्या था कि लिक्विड चेंज होता था गैस में, यहां पर भी लिक्विड चेंज होगा गैस में, पर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होने से पहले ही लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। तो प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। तुम करो सर ये तो समझ गए हम यार, सर ये तो समझ गए भाई, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, ये तो समझ गए, पर सर ये कह रहा है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है भाई दादा? इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब पानी है बेटा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस बनता है? सर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तब कह रहा अगर पानी देखो, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो लिक्विड से गैस नहीं बनेगा। पर अगर मान लो पानी का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है और वो लिक्विड से गैस बन गया, वो जब पानी का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, पर ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही मान लो अगर 98 डिग्री सेल्सियस में ही पानी लिक्विड से गैस बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे? इवोपरेशन। क्या बोलेंगे? इवोपरेशन। क्योंकि पानी का जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री है, पर अगर उससे पहले ही यानी 98 डिग्री पर या 90 डिग्री पर या 74 डिग्री पर ही लिक्विड से गैस बन जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे मित्रों? अरे मित्रों, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इवोपरेशन। तो अगर कोई आपको इवोपरेशन के डेफिनेशन बोले ना, आपको बोलना है द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो हम है ना, हमारे कोई एक छात्र है कुन्नू नाम का, कुन्नू। अब वो मान लो उसकी स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? 1 बजे होती है। तो वो रोज उसकी छुट्टी होती है 1 बजे। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो कुन्नू को रोज छुट्टी होती है 1 बजे। तो ये रोज छुट्टी इसकी 1 बजे होती है, तो रोज टाइम पे ये 1 बजे छुट्टी होती है, तो 15 मिनट इसको घर आने में लगते हैं, तो ये 1:15 पर घर पहुंच जाता है। अब इसका एक दोस्त है नानू, क्या नाम उसका? नानू, इसका दोस्त है, ठीक है। अब वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है, पर ठीक है, और दोनों का घर पास ही में, कुन्नू को घर और नानू को घर। पर नानू क्या करता है? छुट्टी में नहीं आता घर। नानू क्या करता है? नानू थोड़ा सा ना, मान लो ये एकदम ऐसे बोलते हैं, ये बच्चा इसका पढ़ाई में मन नहीं करता, ये बच्चा टिकटॉक बनाता है। क्या बनाता है? टिकटॉक। पढ़ाई में मान लो इसका मन नहीं करता, ठीक है, अच्छा टिकटॉक बनाता, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो स्कूल से ना 1 बजे छुट्टी होती है, तो कितने बजे? 12:30 बजे ही घर स्कूल से निकल जाता है। छुट्टी कितने बजे होती है स्कूल की? 1 बजे। ये कितने बजे निकलता है? 12:30 बजे ही स्कूल से निकल जाता है। ये बंक मार, जिसको बोलते हैं पीरियड गोल करना है, बंक मारना। पर घर कितने बजे आता है? घर वही 1:15 पे पहुंचता है। तो आधा घंटा कहाँ घूमता है? आधा घंटा गलियों में घूम रहा होता है। तो मतलब क्या बताया मैंने इसमें? मतलब मैंने ये बताया आपको ना इसमें कि मतलब कुन्नू 1 बजे छुट्टी में आता है, ये 12:30 बजे आता है, तो नानू आधे घंटे पहले ही आ जाता है ना। तो जबकि उसको आना 1 बजे चाहिए था, तो ऐसे वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, तो वो पहले ही लिक्विड से गैस बन जा रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस तो बनता है, पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। इसके मैं एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल, जैसे ना बेटा आपने देखा होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है ना, वो एग्जांपल किस चीज का है? वो एग्जांपल है इवोपरेशन का। वो एग्जांपल किस चीज का है? वो इवोपरेशन का एग्जांपल है। क्योंकि उसमें समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। समुद्र में क्या होता है? बहुत सारा पानी।
तो वो पानी ना लिक्विड से बन जाता है गैस। उस पानी का टेम्परेचर, क्या उस पानी में नीचे से आग लगाते हैं हम समुद्र में? क्या समुद्र में आग लगाते हैं हम? सर आग नहीं लगाते हम। क्या करते हैं हम? उसमें पानी फैला रहता है और पानी लिक्विड से क्या बनता है? गैस। वो पानी लिक्विड से गैस बन जाता है, यानी वेपर बन जाता है ना। अब बारिश कैसे होती है पता है आपको? बारिश कैसे होती है सुना होगा आपने, नहीं सुना तो एक बार दोबारा सुन लो। जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता देख लो। भाई समुद्र का पानी था भाई, यहाँ पे लो भाई, सब ये था समुद्र, ये था समुद्र, ये था समुद्र। दिन आज का गर्मियों का टाइम है तो बहुत सारा धूप आया। क्या आया? बहुत सारा धूप आया। जब धूप आया तो पानी गर्म हुआ। तो जब पानी गर्म होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होने से पहले ही ये पानी हो जाता है इवोपरेट। ये पानी हो जाता है इवोपरेट। ये पानी इवोपरेट हो गया, यानी पानी लिक्विड से बन गया गैस। चाहे गैस बोलो चाहे इवोपरेट बोलो, ठीक है। जब गैस बनता है ना, जब पानी गैस बनता है तो यानी ये पहले पानी था, पहले पानी तो गैस बन गया। गैस मतलब ये होता पानी है पर फिलहाल गैस फॉर्म में होता है। ये होता पानी है, फिलहाल किस फॉर्म में होता है? गैस। तो जब ये पानी नीचे गर्म था, ऊपर जाकर गैस बन जाता है। तो ये जब गैस ऊपर जाकर ठंडा, ये गैस ऊपर जाकर क्या हो जाता है? ठंडा। ये गैस ऊपर जाकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या होता है? ठंडा। तो क्योंकि पहले गैस था, जैसे आपने आप एक देखो, ये छोड़ो यार, मैं इसका बता रहा हूं। आपने वो देखा जब आप लोग पानी गर्म कर, अगर आप लोग पानी गर्म करते हो किसी केतली में या किसी बड़े बर्तन में, तो अगर आपने पानी गर्म कर रहे हो और उस पानी को आपने ढक दिया, जब पानी को ढकते हो ना तो उसके नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपक जाती है। पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या हो चिपक जाती है? तो क्योंकि पहले वो पानी था गर्म, फिर वो पानी गर्म था, फिर वो बना गैस। तो जब गैस ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, जब ऊपर जाकर गैस क्या हो जाता है? ठंडा। दोबारा जब पानी की बूंदें बन जाती है ना, तो ऐसे ही पानी था फिर गैस बना। जब गैस ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है तो ऊपर जाकर पानी की बूंदें बन जाती है, ऊपर जाकर पानी की बूंदें बन जाती है। अब कुछ दिन बाद ये पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आकर बरस जाता है, बारिश के फॉर्म में नीचे आकर बरस जाता है ना। तो ये ऐसे ही था सर। तो सर ये तो जो समुद्र का पानी वो इवोपरेट होता है। तो हिंदी वाले बच्चे पूछ रहे होंगे सर हिंदी में लिखा दो, बट हिंदी में इसको ऐसा बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव उसके क्वथनांक बिंदु से पहले ही, जिसमें द्रव उसके क्वथनांक बिंदु से पहले ही, जिसमें द्रव उसके क्वथनांक बिंदु से पहले ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव उसके क्वथनांक बिंदु से पहले ही गैस में बदल जाता है, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। मतलब एग्जाम में आता है। अच्छा सर, अगर मित्रों ये समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक मित्रों, चलिए मित्रों, मित्रों आज कौन सा दिन है? कौन डे? आज सैटरडे। आज क्या है? सैटरडे। मित्रों आज सैटरडे, ठीक है। तो फैक्टर इफेक्टिंग क्या? इवोपरेशन, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से ये बेटा ध्यान दो, ये टॉपिक ना 100% ये टॉपिक पक्का एग्जाम में आएगा। यहां से पक्का एग्जाम में सवाल आएगा तो आएगा। मैं गिनती के साथ बोल दिया। मैंने लिख लो सर, आप कागज में लिख लो, मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो आप पक्का। यहां से जिसके एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं क्या करूं भाई? मेरी गलती। मैंने कहा था आएगा, मैंने कहा था आएगा तो आएगा। जिसके एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं। मैं क्या करूं भाई? नहीं आया तो पक्का मैंने बोल दिया आएगा। सर फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन है, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा इवोपरेशन कम या ज्यादा हो सकता है। इस लाइन का मतलब है किन कारणों की वजह से, किन रीजन की वजह से हमारा इवोपरेशन कम या ज्यादा हो सकता है। कि मतलब इवोपरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा।
देखो सर, सबसे पहले लिखा है टेम्परेचर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं तापमान, यानी तापमान यानी कि इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? टोटल 4 फैक्टर हैं। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? टोटल 4 कारक हैं, टोटल 4 कारक हैं। पहला क्या लिखा है? टेम्परेचर, बोले तो तापमान। सर सुनो सर, प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल क्या बताता हूं, आपको एक बताता हूं एग्जाम्पल। सर प्यारे बच्चों, ये आपको रटना नहीं, इसको समझना है। आपने देखा है, आप लोग जो अपने कपड़े सुखाते हो छतों में, तो जरा आप खुद से बताओ, आपके कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? बता भाई सौरभ। ये सौरभ कह रहा है कि गर्मियों में इसके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। भाई गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? क्यों भाई? ये कह रहा है कि भैया धूप ज्यादा होती है। तो मैंने कहा धूप ज्यादा क्यों होती है? कह रहे धूप ज्यादा होने से टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। तो गर्मियों के दिनों में धूप ज्यादा होती है, तो धूप ज्यादा होने से ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। मतलब जो कपड़े के अंदर पानी होता है, वो पानी कहां गायब हो जाता है? वो पानी लिक्विड से गैस बन जाता है। वो पानी लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस। तो आप समझ गए ना मेरे एग्जांपल से? यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। मतलब सर, अरे मैंने कहा अगर तापमान ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तापमान कम होगा तो कपड़े देर से सूखेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये बन रहा है ना कि टेम्परेचर ज्यादा होने से रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है, और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? स्लो होता है। अब जैसे एक चीज बताता हूं भाई मैं, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है तो आप लगातार काम करते रहेंगे, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे। और अगर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन खाना मिले तो आप धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सर समझे टेम्परेचर का क्या है? आप बोलोगे सर टेम्परेचर ज्यादा होने से रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है, और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होता है। हिंदी वाले क्या बच्चे क्या बोलेंगे? तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण की दर तेज होती है, और तापमान कम होने से वाष्पीकरण की दर बहुत धीमी होती है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा बहुत गलती हो गई थी, तो उसको मैंने इंप्रूव कर लिया है। इसका मतलब है द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो इवोपरेशन फास्ट होगा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इवोपरेशन बढ़ जाता है। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि तापमान बढ़ने द्रव का तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। द्रव का तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। पहला, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर मुझे इवोपरेशन को फास्ट करना है, अगर मैं चाहता हूं कि लिक्विड जल्दी जल्दी गैस बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट। तो हम इसको हीट कर सकते हैं, इसको हम गर्माहट दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा उसको हीट करेंगे, जितना उसको गर्म करेंगे, तो उतना तेज इवोपरेट होता रहेगा। हिंदी में इसका मतलब है कि वाष्पीकरण या हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव को गर्म करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है सर। तो हम टेम्परेचर का अगर आप कोई पूछे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इवोपरेशन को, तो आप लोग बोलोगे कि सर टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाता है। पहला पॉइंट पढ़ लिया सर हमने। दूसरा पॉइंट, सरफेस एरिया।
हिंदी में इसको बोलते हैं सतह क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? सतह क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? सतह क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, देखो मैं सारे एग्जांपल डेली वाले बताऊंगा, सारे कपड़े वाले एग्जाम बताओ। कपड़े वाले, कपड़े जल्दी सूख जाए, टेम्परेचर बढ़ने पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, टेम्परेचर कम होने पर कपड़े देर से सूखेंगे। अच्छा, अब एक चीज बताओ भाई, मैं आपको ना इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से। मैं डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये है मेरी हैंकी है, ये मेरी हैंकी भाई, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको धोया, और मैंने इसको धोने के बाद ऐसे लटका दिया, ऐसे छोड़ दिया, किसमें? ऐसे किसमें लगा दिया मैंने इसको? तार में लटका दिया। जो कपड़े सुखाने वाला तार मैंने उसमें लटका दिया, ऐसे में, ठीक है, लटका दिया मैंने, है ना। अच्छा, फिर मैं अगले दिन दोबारा से मैंने इस हैंकी को धोया, इस रुमाल को धोया, और अगले दिन मैंने एकदम इसको एकदम फैला के, पढ़ो इसको भाई, एकदम इसको फैला के सुखाया है। एकदम कैसे सुखाया? एकदम ऐसे। पहले मैंने क्या मारा? इसको पटकी मारा, सुन लो, ऐसे आवाज आ रही है। पहले पटकी मारा मैंने इसको, फिर मैंने ऐसे इसको सुखा दिया ऐसे मैंने। अब दूसरे दिन मैंने इसको ऐसे सुखाया, तार में एकदम फैला के सुखाया, और पहले दिन मैंने कैसे सुखाया था इसको? ऐसे तार में ऐसे लटका दिया तुमने, ऐसे, है ना। तो बताओ यार, जो तुम बताओ किस दिन, तुम बताओ सौरभ, किस दिन जल्दी सूखेगा? जिस दिन मैंने फैला दिया था या जिस दिन मैंने नहीं फैलाया था? ये सौरभ कह रहा है कि भैया आपका रुमाल जल्दी सूख जाता है जिस दिन आप उस रुमाल को फैला देते हो। क्यों भाई? क्योंकि वो थोड़ा मतलब जल्दी करेगा। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा, सिंपल सी बात है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग यही आंसर बोलोगे कि भैया जिस दिन आप रुमाल को, हैंकी को फैला दोगे उस दिन आपकी हैंकी जल्दी सूख जाएगी। बेटा है, हो क्या रहा है? जिस दिन मैं हैंकी को फैला रहा हूं उस हैंकी का एरिया बढ़ जा रहा है। तो हैंकी का एरिया बढ़ने से जो हैंकी पर पानी की बूंदें हैं, जब मैं हैंकी को फैला रहा हूं ना, तो हैंकी का एरिया बढ़ने से जो उस पर पानी की बूंदें हैं उनका एरिया भी बढ़ जा रहा है। उन पानी का बूंदों का एरिया भी बढ़ जा रहा है, तो जल्दी सूख जा रहा है। और जब मैं इस हैंकी को ऐसे तार में लटकाता हूं तो इसका सरफेस एरिया कम है ना, इसका एरिया कम है, तो पानी की बूंदों का भी एरिया कम होता है, तो देर से सूखता है। अरे आप कॉमन सेंस वाली बात नहीं आया समझ में? आप ऐसे देखो यार, अगर एक क्लास में, मतलब मेरे भाई हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, और अगर मैंने वहां पर गिनती के 10 बच्चे बैठाए हैं, एक बड़ा कमरा मेरा, मैं 10 बच्चे बैठाकर पढ़ाई करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और एक दिन मैंने उसी कमरे में बैठा दिया 100 बच्चे। कितने बच्चे बैठा दिए? 100 बच्चे। तो एक तो जगह नहीं है, ऊपर इतनी गर्मी, तो किस दिन पढ़ने में मजा आएगा? जिस दिन 100 बच्चे हैं, जिस दिन 4 बच्चे हैं सर, जिस दिन 4 बच्चे हैं। क्यों सर? बच्चे कम होंगे तो गर्मी भी कम होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना। तो सर देखो, सरफेस एरिया बढ़ने से, सिंपल सी बात है, हमें इसमें इतना बोलना है कि सर सरफेस एरिया बढ़ने से हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, और सतह का क्षेत्रफल कम होने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। हिंदी में क्या बोलेंगे कि वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, जब द्रव का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जब द्रव के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है सर। तो मैंने कहा एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया, तो सर क्या होगा? फास्ट होगा। तो मैंने 2 पढ़ा है, टेम्परेचर और सरफेस एरिया। तो क्या पढ़ा कि सर टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है, टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण की दर स्लो होती है। सरफेस एरिया बढ़ने से यानी सतह क्षेत्रफल बढ़ने से इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और सरफेस एरिया कम होने से वाष्पीकरण की दर यानी इवोपरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर एक और लिखा, जैसे यहां पर एक और, यहां क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज सरफेस। वही कह रहा है वो, वही लाइन दोबारा बोल रहा हूं। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड का इवोपरेशन बढ़ा सकते हैं, कैन बी इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अरे अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे रुमाल का सरफेस एरिया बढ़ रहा था तो जल्दी इवोपोरेट हो रहा था। हिंदी में इसका मतलब वही है, ये पिछली वाली लाइन ही रिपीट कर रहा है। ये हिंदी में क्या कर रहा है ये कि वाष्पीकरण के दर को बढ़ाया जा सकता है, वाष्पीकरण के दर को बढ़ाया जा सकता है द्रव के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने पर। द्रव के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने पर वाष्पीकरण के दर भी बढ़ जाती है। बेटा अगला कह रहा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इसे बोलते हैं हवा में नमी या हवा की आर्द्रता। हवा की आर्द्रता, 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 द्रता, द्रता, आर्द्रता, ठीक है, हवा की आर्द्रता। वो हिंदी में इसको हिंदी मीडियम वाले सर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो बेटा हमें पता है ना बच्चे, होता क्या है ना कि यार हमारे आसपास ना हमेशा हमारे आसपास ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ वाटर के पार्टिकल्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेपर, जिनको बोलते हैं वेपर। हमें आसपास कुछ वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं? गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में रहते हो? गैस फॉर्म में। हमें दिखाई नहीं देते वो, पर हमेशा रहते हैं। तो इसका मतलब देखो पता क्या है, देखो हवा की आर्द्रता। तो जब भी ह्यूमिडिटी का बात आएगी ना तो मतलब आप समझना कि आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी होता है, मतलब पानी की बूंदें। मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कुछ समझो पानी की बूंदें। ह्यूमिडिटी का मतलब पानी की बूंदें। तो जब अगर हमारे आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी मतलब पानी। अब एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। यार एक चीज देखो, आजकल गर्मी है तो टेम्परेचर ज्यादा है। आजकल कपड़े क्या सूख जाएंगे? जल्दी सूख जाएंगे। अब मान के चलो थोड़ी देर बाद एकदम बारिश पड़ गई। क्या पड़ गई? बारिश। और 1 घंटे की बारिश पड़ गई। क्या पड़ गई? 1 घंटे की बारिश। और कुन्नू अपने छत में नहा रहा था। कुन्नू बारिश के पानी में नहा रहा था। अब उसके मम्मी ने उसको दे मारा थप्पड़, क्यों पानी में क्यों नहा रहा? बारिश के पानी में बुखार आ जाएगा तुझे, ठीक है। अब उसके कपड़े सुखाने पड़ेंगे। अब उसकी मम्मी ने उसके कपड़े छत में सुखाने के लिए रखे, तो क्या उसके कपड़े भाई जल्दी सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों? अभी एकदम बारिश हुई है तो हमारे आसपास क्या है, अगर बारिश के बाद धूप आ भी जाए ना तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। क्यों? कि हमारे आसपास अभी जो बारिश की बूंदें होंगी, बारिश की बूंदें हमारे हवा में होंगी, बोले दिखाई नहीं दे रही है, पर किस फॉर्म में होंगी? वो गैस फॉर्म में। तो जब भी बारिश होती है ना तो उन दिनों हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। हवा में क्या रहती है? ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा नमी रहती है। ज्यादा क्या रहती है? नमी रहती है। तो अगर एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवोपरेशन क्या होगा? स्लो होगा। इवोपरेशन क्या होगा? स्लो होगा, धीमे होगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन क्या होगा? तेज होगा। इवोपरेशन होगा फास्ट। क्यों भाई? समझ रहा भाई, है ना? चलिए सर आगे बढ़े सर। अच्छा प्यारे बच्चों, सर इसको और समझाता हूं मैं। जैसे ना अगर मैं आपको और समझाऊं, जैसे आप लोगों ने कभी फील किया है, फिर कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जिन दिनों बारिश ज्यादा होती है, अगर बारिश के बाद हमें गर्मी लगती है तो एक होते चिपचिपी गर्मी। कैसी गर्मी? पसीना तो आता है पर वो शरीर से नहीं छूटता। तो आजकल आप देखोगे अगर आपको पसीना आता है ना तो वो शरीर से छूट जाता है, शरीर से नीचे गिर जाता है पसीना। अगर हाथों में पसीना आता है, आपके माथे में पसीना आता है तो आप वो पसीना हाथ से गिर जाता है। पर कभी कभी बारिश के दिनों में क्या होता है, अगर बॉडी में पसीना आता है और वो पसीना हाथों में चिपका रहता है, उसे बोलते हैं चिपचिपी गर्मी। तो क्यों होता है? जब भी चिपचिपी गर्मी होती है ना तो उन दिनों इसका मतलब एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है, यानी पानी के पार्टिकल ज्यादा हैं। तो सिंपल मतलब अगर कोई पूछे अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, नमी, आर्द्रता बोलो या नमी बोलो, अगर नमी या आर्द्रता एयर में ज्यादा होगी तो इवोपरेशन क्या होगा? स्लो होगा। When humidity of air is low, then the rate of when humidity of air is low, जो ह्यूमिडिटी कम होगी then rate of evaporation high and water evaporate more rapidly, तो वाटर जल्दी
इवोपरेट हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाई, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो देन रेट ऑफ इवोपरेशन इज लो, तो इवोपरेशन क्या होगा, लो होगा, एंड वाटर इवोपरेट वेरी स्लो, तो पानी धीरे धीरे गैस बनेगा। हिंदी में क्या मतलब है इसका, हिंदी में वही मतलब है इसका बेटा कि जब हवा में नमी कम होगी, जब हवा में नमी कम होगी तो तब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तथा वाष्पीकरण बहुत तेज गति से होगा। अगला, जब हवा में नमी अधिक होगी, जब हवा में नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर स्लो होगी, तो वाष्पीकरण की दर धीमे होगी तथा वाष्पीकरण धीमे धीमे होगा। ठीक है सर, मैंने बता दिया, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम, और ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा। ठीक है, अब एक लास्ट और है, चौथा है विंड स्पीड। चौथा है विंड स्पीड यानी हवा की गति। यार आप लोग जानते हो, अरे अगर तेज हवा चल रही है तो कपड़े तो बाद में सूखेंगे, पहले कपड़े उड़ जाएंगे, है ना, पहले कपड़े उड़ जाएंगे। पुआ बागरे, है ना, एक गाना सुनाओ किसी बच्चे ने, उत्तराखंड गाना ना, पुआ बागरे। ठीक है भाई, अच्छा इस बात है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की गति, हवा की गति, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे, सबका बदला भाई, हवा गति, सिंपल सी बात है। अरे भैया अब सर मैंने सारे एग्जांपल किसमें बताया, कपड़े में बताइए। अब भैया अगर हवा तेज चलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे जल्दी, और हवा चलेगी धीमे धीमे कपड़े सूखेंगे धीमे धीमे, वही तो है। तो क्या समझे सर, अगर विंड स्पीड फास्ट होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी फास्ट होगा, और विंड स्पीड स्लो होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी स्लो होगा। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर हवा की गति तेज होगी, अगर हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, और हवा की गति कम होगी तो वाष्पीकरण दर भी क्या होगी, कम होगी। द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। हिंदी में क्या लिखना है कि हवा की गति बढ़ने पर, हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर, हवा की गति बढ़ने पर, हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, है ना, फैक्टर इफोर्डिंग इवोपरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक है। पहला कौन से पढ़ा हमने, टेम्परेचर। क्या पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान कम होने से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। यहाँ पर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, अगला हमने पढ़ा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से इवोपरेशन फास्ट होता है, और सरफेस एरिया कम होने से इवोपरेशन कम होता है। यहां भी एक बढ़ेगा अगला बढ़ेगा, एक घटेगा अगला घटेगा। अगला पढ़ा विंड स्पीड, हवा की गति। हवा की गति तेज होने से रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होता है, हवा की गति कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम होता है। और अगला जो पढ़ा हमने इसमें उल्टा है, जो चौथा मतलब यहाँ तीसरा पॉइंट है और जो मैं चौथा पॉइंट बोल सकता हूं उसको ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा की नमी। यहां उल्टा था, यहां उल्टा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होने से रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा। यानी हवा में नमी कम होने से, हवा में नमी कम होने से वाष्पीकरण दर अधिक होती है, हवा में नमी ज्यादा होने से वाष्पीकरण की दर कम होती है। तो मित्रों, अरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा समाज कौन देशवासियों ने और आज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो मित्रों, अरे अगर आपने आज क्लास में समझा है ना, तो मित्रों तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, दोस्तों तक भी शेयर कर देना। और मिले आज के लेक्चर नंबर 6, और कल का लेक्चर लास्ट होगा, लेक्चर नंबर 7। अरे मित्रों मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।